नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और रुक करेंगे खबरों का। उससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस का। भारतीय सेना का हिस्सा बने 456 जाबाज आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद देश सेवा के लिए तैयार। उत्तराखंड लागू करेगा देश की पहली योग नीति। आरोग्य एक्सपो 2024 में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। शीतकालीन चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा का किया शुभारंभ। प्रशासन ने व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी तैनात। दोनों धामों में 6 महीने तक आईटीबीपी के एक प्लाटून तैयार रहेगी। उत्तराखंड के 2 आयुर्वेद कॉलेजों का कायाकल्प होगा। हरिद्वार के ऋषिकुल में 7 मंजिला आयुर्वेद हॉस्पिटल बनेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मौसम का बदला मिजाज। बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन। आईएमडी ने उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबर उत्तराखंड का। और उत्तराखंड शासन शहरी विभाग अनुभाग की ओर से उत्तराखंड के सभी निकायों के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। सूची के अनुसार नगर निगम देहरादून सामान्य ऋषिकेश को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही नगर निगम हरिद्वार अन्य पिछड़ी जाति, महिला नगर निगम रुड़की, महिला नगर निगम कोटद्वार और सामान्य नगर निगम श्रीनगर, सामान्य नगर निगम रुद्रपुर, सामान्य नगर निगम काशीपुर, सामान्य नगर निगम हल्द्वानी, ओबीसी नगर निगम पिथौरागढ़, वहीं महिला नगर निगम अल्मोड़ा को महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के आरक्षण की भी सूची अपर सचिव के द्वारा जारी कर दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में 2.5 दिन की बच्ची का देह दान किया गया। नवजात की मौत हृदय संबंधी रोग एक्सफिक्सिया के कारण हुई थी। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2.5 दिन की बच्ची का देह दान किया गया है। 8 दिसंबर को बच्ची का जन्म हुआ था, जिससे पूरा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी चंद लम्हों की थी। दून मेडिकल कॉलेज में 8 दिसंबर को एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का जन्म सिजेरियन प्रोसेस से हुआ था और बच्ची का नाम सरस्वती रखा गया। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि बच्ची को हृदय संबंधी बीमारी है और वो कम दिनों की मेहमान है। इससे पूरा परिवार टूट गया और 10 दिसंबर को बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसके बाद फैमिली ने 2.5 दिन की बच्ची की बॉडी को अस्पताल को दान कर दिया। उत्तराखंड में हरिद्वार के पथरी गांव में रहने वाले राम मेहर कश्यप और नैन्सी कश्यप को हाल ही में ऐसे हालात से गुजरना पड़ा जिसका सामना कोई भी माँ बाप नहीं करना चाहेगा। देहरादून के सरकारी दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन के जरिए जन्मी उनकी 2.5 दिन की बेटी की दिल से जुड़ी गंभीर दिक्कतों की वजह से दुखद मौत हो गई। बच्ची को जन्म के तुरंत बाद अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। नवजात के माता पिता ने दुनिया के सामने जो मिसाल पेश की वो अपने आप में अनूठी है। उन्होंने बेटी का देह दान करने का फैसला लिया और शव को दून मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। हम सर यही कहना चाहेंगे लोगों से कि अगर इस ऐसा कुछ भी होता है बच्चों का, ना कि ये जैसे दबा देते हैं बच्चों को या फिर कहीं डाल देते हैं। कभी अभी पीछे खबर आई थी सर, सुना था कि गंगा जी में से बच्चे मिले हैं, छोटे से, एक बच्चा दो, तो उनसे बढ़िया हम दान कर दीजिए, कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ आगे आगे बढ़ोगे तभी तो देश आगे चलेगा सर। हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था हमें इस चीज़ के बारे में। हम तो एकदम से फ्लैश हो गए थे ना कि मतलब अब क्या करें कि ये सब हो गया हमारी बच्ची के साथ, कि अब कहाँ ले जाएं रात को। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम अगर समझ सकती हो, कर सकती हो तो करना चाहती हो कर दो। उनका तो यही कहना था। फिर मैंने भी सोचा कि मतलब यहाँ घर लाने से, रोने से तो अच्छा ही है उसे कीड़े मकोड़े को खिलाने से, कि उसे वहीं पे ही वो कर दे दान।
मोहन फाउंडेशन और दधीची देहरादून समिति से प्रोत्साहित होकर माता पिता ने अपनी बेटी के शरीर को चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए दान करने का फैसला लिया। दुखद देहांत था। उनके माता पिता उसको परंपरा के हिसाब से छोटे बच्चे को दफनाने जा रहे थे, तभी उन्हें किसी डॉक्टर ने समझाया कि भाई यदि आप इस बच्ची को दान कर देंगे इसके शरीर को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने किसी एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं गोपाल नारंग जी, उनके माध्यम से हमारी समिति से संपर्क किया। हमने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के HOD डॉक्टर महेंद्र कुमार पंत जी से संबंध में बात करी। आपने आगे बढ़ के इस समाज को एक अच्छी मिसाल देने के लिए बच्चों कुछ सीख सकें उस शव से भी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी इस महादान को संकल्प को पूरा कराया है। और किसी पेरेंट्स की विल की रेस्पेक्ट करना ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी आपके है, और हम विल को कभी भी हम आपके इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने उसको हमारी जो डिपार्टमेंट है, मैंने अपने डिपार्टमेंट वालों से भी सुबह चर्चा की और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग को कोई आपके वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, हम इसको ले लेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स की विल हमारे लिए सबसे बड़ी विल है। और इससे समाज में भी एक जो मैसेज जाएगा वो एक अच्छा मैसेज जाएगा एक बॉडी डोनेशन के लिए भी। देहदान के वक्त बच्ची का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में प्रतीकात्मक रूप से उसका नाम सरस्वती रखा गया। ये चिकित्सा शिक्षा और पढ़ाई में उसके स्थायी योगदान को दिखाता है। सनातन समाज के लोग हैं कि 10वें दिन 11वें दिन घर में नामकरण होता है, हवन होता है, तब बच्चे का नाम होता है, लेकिन 2 दिन के बच्चे का कोई नाम नहीं था। तो हमारी समिति के महासचिव श्री नीरज पांडे जी ने उसको उसमें आ जाता है, अनायास आ गया, तो उन्होंने उसका नाम सरस्वती रखा कि ये भी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की देवी, विद्या की देवी सरस्वती है, सरस्वती के द्वारा हम शिक्षा की पूजा करते हैं, तो उस बच्ची का नाम भी है, क्योंकि वो बच्ची अब आगे शिक्षा देगी। वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के होंगे, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो उन बच्चों को अब कहीं तो नाम देना है ना, तो वो सरस्वती नाम रहा है कि वो सरस्वती, छोटी सरस्वती जो बच्चों को शिक्षा दे रही है। डॉक्टरों का दावा है कि इस दान के साथ ही सरस्वती देश की सबसे छोटी देहदाता बन गई है। हमारे पास जो अभी तक की जो उपलब्ध अभिलेख हैं उसके अनुसार 45 इयर्स हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में है कि 45 इयर्स के ही एज ने अभी तक का हमारे यहाँ बॉडी का डोनेशन किया है, जो अभी तक की न्यूनतम एज थी। लेकिन अब चूंकि 2.5 डेज हमारे यहाँ एक न्यूनतम एज आज की डेट में रिकॉर्ड हो चुका है। सरस्वती के शरीर का इस्तेमाल अस्पताल का एनाटॉमी विभाग अनुसंधान और शैक्षिक मकसद से करेगा। इसका फायदा मेडिकल छात्रों की भावी पीढ़ियों को मिलेगा। खबर नैनीताल से, जहां उच्च न्यायालय नैनीताल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी द्वारा किया गया है। इस लोक अदालत में मुख्यतः श्रम कानून संबंधी केस, अपराध संबंधी केस, वैवाहिक मतभेद के और मिसलेनियस के मामले में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने पारिवारिक, आपराधिक, एक्सीडेंट, इंश्योरेंस, संपत्ति विवाद और वैवाहिक मामलों समेत अन्य वादों का निस्तारण किया। वादों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभिन्न विभागों से अधिकारी भी लोक अदालत में पहुंचे थे। अदालत में प्रदेश भर से वादी अपने मामलों के निस्तारण के लिए पहुंचे थे। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने कहा, लोक अदालतों में छोटे मुकदमों को आपसी सहमति से निस्तारण किया जाता है ताकि अदालतों को वर्कलोड को कम करने के साथ ही छोटे मुकदमों में चलने वाली लंबी प्रक्रिया से वादी को राहत मिलती है। कि जिनके खिलाफ आप विवाद लेके आ रहे हैं उनसे संबंध अच्छा होता है, भविष्य में फ्रेंडशिप होती है और जो पैसा है, अमाउंट है, कोर्ट फीस है, उसकी बचत होती है, वो मिल जाता है। तो पहले हमने कहा कि समय की बचत होती है, उस समय कहीं आप और प्रोग्रेसिव वर्क में लगा लेंगे। जैसा मैंने बताया, लोक अदालत से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर कोर्ट में जब मामला तय होता है तो कोई भी पक्षकार जिसके विरुद्ध मामला तय वो आगे बढ़ सकता है, तो फिर देयर इज़ नो एंड ऑफ द गेम। आदमी परेशान रहता है, समय और पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर राजीनामे से तय हो गया, समझौते के आधार पर तय हो गया, तो अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है और उसको चैलेंज भी नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा लिटिगेंट्स को मिलता है।
करते अगली खबर का। उत्तराखंड में शीतकालीन चार धाम यात्रा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने और सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य के सभी 95 ब्लॉक में जाकर भ्रमण करेंगे, यहाँ वे गांवों की स्थिति देखेंगे और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का परीक्षण भी करेंगे। सभी अधिकारी महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का तर्क है कि पहले भी सीएम धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों को गांव-गांव जाकर रात्रि प्रवास करने और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के साथ ही जनता दरबार लगाने जैसे कई निर्देश दिए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड शासन के बड़े अधिकारी अब जल्द ही गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते नजर आएंगे। साथ ही गांव में रात्रि प्रवास करते हुए नजर भी आएंगे। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने और सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य के सभी 95 ब्लॉक में जाकर भ्रमण करेंगे, यहाँ वे गांव की स्थिति देखेंगे और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का परीक्षण करेंगे। हालांकि विपक्षी दल मुख्यमंत्री के इस फैसले को हवा हवाई बताते हुए सीएम धामी को उनके ही पहले के फैसले याद दिलाते हुए उसके अनुपालन न होने का स्मरण करा रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है इस प्रदेश में, ये तो हर साल का रागबट्टा है। कभी मुख्यमंत्री प्रवास के लिए कहते हैं मंत्रियों को, कभी प्रधानमंत्री जी सांसदों से गांव गोद लेने की बात करते हैं, कभी जो है प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सारे मंत्री एक एक करके कार्यालय में बैठिए और यहाँ कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा भी सुनिए और जनता दरबार भी लगाइए, लेकिन सब लोग अनसुना और अनदेखा कर देते हैं। तो भेड़िया आया की कहावत चरितार्थ बार बार होती है और ढाक के 3 पात रहते हैं। कांग्रेस अपने अंदर झांके कि उनकी 10 साल की सरकार में कितने मंत्रियों ने, कितने सचिवों ने, कितने अधिकारियों ने प्रवास किया है गाँव में, तब प्रश्न खड़ा करना चाहिए दूसरे पे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी की सरकार कम से कम एक कदम आगे बढ़ करके ये बात कहती तो है। उन्होंने, हमारे मंत्रियों ने देखा होगा कि पहले जनता अदालत भी लगाए, हमारे प्रवास गांव में भी किए और अभी भी आदेशित है। और निश्चित तौर पर धामी साहब स्वयं इस बात को ध्यान रखते हैं कि कौन अधिकारी काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। बीजेपी का शुरू से एक रवैया रहा है कि घोषणाएं कर दो, चाहे उसमें तैयारी हो न हो। नोटबंदी भी एक ऐसा ही घोषणा थी और अब जो इस प्रकार के कई घोषणाएं वो कर देते हैं लेकिन वो धरातल पर आ नहीं पाते हैं। ऐसे ही हम देख रहे थे कि अभी उन्होंने जो पहाड़ों में उत्तराखंड को देवभूमि के साथ खेल भूमि का भी निर्णय लिया है, वो भी एक जुमला मात्र रहेगा। इसी श्रृंखला में उन्होंने जो 4 धाम यात्रा की, कल धामी जी वहां जाकर बताते हैं और अपने मंत्रियों को निर्देश देते हैं, तो आप खुद ही समझ ले रहे हैं कि आगे आने वाले कितने दिनों तक ये मंत्री गांव-गांव तक जा पाएंगे। इन्हें तो अपने दिल देहरादून छोड़ने का मन ही नहीं करता, तो ये गांव-गांव कहां जाएंगे। आपको बता दें कि पहाड़ों में जारी हिमपात और शीतकालीन यात्रा के प्रारंभ के बीच मुख्यमंत्री ने शासन के अधिकारियों को गांव में रात्रि प्रवास के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को संचालित कर रही है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है। शीतलहर से बचाव के साथ ही जाम से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया गया है। देखिए,
देखिए, उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी वो श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आगमन की लगातार अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर शीतकालीन यात्रा चलती है तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता है कि शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, यातायात की, स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो सरकार ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रही हो, वहाँ तमाम खामियां हों, जिससे राज्य की किरकिरी पूरे देश में हो रही है, तो शीतकालीन यात्रा के लिए तो बड़े स्तर पर तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ तो शीतकाल में प्रचंड बर्फबारी होती है। अब देखते हैं सरकार शीतकालीन यात्रा के लिए कितना गंभीर है और कितनी व्यवस्थाओं को सुधारती है। ये कांग्रेस को मुझे लगता है कि जनता ने सिर्फ बोलने के लिए आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी को काम करने का आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में शीतकालीन यात्रा को चलाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है और उसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वयं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का चश्मा मुझे लगता है कि बहुत ही धूमिल हो चुका है, बहुत ही धुंधला हो चुका है। उनको ना तो विकास कार्य दिखाई देते हैं और ना ही यहाँ के प्रदेश की जो जन भावनाएं हैं उनका कुछ उनको दिखाई देता है। एक मुहावरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हम कामदार हैं और वो नामदार है। मुझे लगता है केवल वो अपने नाम की रोटी खाने का काम करते हैं और झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके, गलत बयानबाजी करके केवल अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और ये आशीर्वाद आगे भी मिलता रहेगा। और कांग्रेस बार बार अपने झूठ में ही फंसकर कहीं ना कहीं अपने आप को गौण साबित कर रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब गांव में जाकर अपर सचिव स्तर के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को जानेंगे, उनका समाधान करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं की हकीकत भी जानेंगे। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या शीतलहर और हिमपात के बीच अधिकारी पहाड़ चढ़ने को तैयार होंगे? क्या बिना तैयारी के सरकार ने यात्रा शुरू की है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। ओवरलोड के विरोध में उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा जारी प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर पचवान दून क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जिसे न्यू जनजाति मोटर ट्रक एसोसिएशन द्वारा भी समर्थन देते हुए यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स भी पिछले 4 दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिनका कहना है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ मैदानी राज्यों की अपेक्षा यातायात नियमों में बेहद फर्क है, जिससे यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को फर्क पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्र की सड़कें भी इन ओवरलोड वाहनों के कारण बदहाल हो रही हैं। प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्टर्स ने मांग की है कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाना चाहिए और उनके किराए में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हमारी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की ओर से हमारी मांगे है जी कि हमारे यहाँ ओवरलोड बिल्कुल बंद हो और बॉर्डर पे जो है ना, बॉर्डर पे कांटे लगे और जो बाहर से ये 10 टायरे 12 टायरे 25-25 30 टन माल लेके सीधे ऊपर हिल स्टेशनों पे जा रहे हैं कि ये बिल्कुल अंडरलोड हो। सर, हमारा जो धरना प्रदर्शन है ओवरलोडिंग के खिलाफ है। ओवरलोडिंग से फर्स्ट प्राथमिकता तो ये है कि ओवरलोडिंग से कई वाहन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कईयों का कोई गरीब आदमी घर बना रहा, उसका माल क्षतिग्रस्त हो जाता है। दूसरी बात, रोडों की हालत खराब है। खबर मंगलौर से, जहां महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन ऑपरेशन नई किरण के अंतर्गत मंगलौर राजकीय डिग्री कॉलेज में सीओ मंगलौर और विवेक कुमार और महिला पुलिस ने शिक्षिका एवं छात्राओं को जागरूक कर महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, जिससे महिलाओं और छात्राओं के साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत कराया गया। छात्राओं को जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि आए दिनों आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचित करें, वहीं बढ़ते नशे के विरुद्ध भी जागरूक रहें और अपने परिजनों को भी नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते रहें।
आज डिग्री कॉलेज में जो छात्राएं हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन किया गया जिसमें महिला अपराध, महिला सुरक्षा, नशा, साइबर क्राइम और विभिन्न पहलुओं पर इसमें बात की गई और छात्र छात्राओं को इस बारे में जानकारी दी गई। हमारे कॉलेज राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में सीओ साहब और पुलिस अधिकारी डिपार्टमेंट से बहुत से अधीक्षक आए थे और उन्होंने हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। खबर मंगलौर से, जहां खंड शिक्षा कार्यालय मंगलौर में स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीआरसी नारसन से 6 और 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों सहायक व शिक्षा में उपयोग होने वाले उपकरण का वितरण किया गया। ये उपकरण कार्यक्रम एलिम्को कानपुर व समग्र शिक्षा अभियान की ओर से किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी महराज अहमद ने बताया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार विकलांग बच्चों को भी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे शिक्षा में विकलांग बच्चों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसलिए मंगलौर में विकलांग स्कूली बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद भी बच्चों को उपकरण उस पर वितरित किया गया। बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सीपी टेयर, रोलेटर और ब्रेन उपकरण मशीन वितरित की गई। है समग्र शिक्षा की तरफ से हमारे स्कूलों में जो बच्चे विकलांग हैं जिनके पास एक प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम के लिए यहाँ एलिम्को कानपुर की तरफ से एक पहले प्रशिक्षण हुआ जिसको उन्होंने उनको चिन्हित किया। जब वो चिन्हित हो गया तो उनकी किसकी क्या आवश्यकता। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आज जो उपकरण हैं उनका वितरण का कार्यक्रम जो है ये हमारे बीआरसी नारसन के सभागार में आयोजित किया गया है। कुमायूं के महान नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी खुशीराम जी की 138वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे कुमायूं क्षेत्र में श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज कुमाऊं केसरी स्वर्गीय खुशीराम जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है। खुशीराम जी वो महान पुरुष है जिन्होंने समाज के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए कार्य किए हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय खुशीराम जी की आज 138वीं जयंती हम लोग सब बड़े ही उल्लास के साथ यहाँ पे मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति देखिए आप लोग कि पहाड़ों से कलाकार आके यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हमारे पहाड़ की धरोहर है और जो उनकी जीवनी है आदरणीय खुशीराम जी की, उस जीवनी से हमें बहुत सीखने को मिलता है कि समाज के हित के लिए, सर्व समाज के हित के लिए, सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक समानता के लिए। उस समय कल्पना करो कि जो सामाजिक स्थिति रही होगी, उस सामाजिक स्थिति में निकल करके आना एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के सारे ताने वाने को जोड़ करके और कुरीतियों को तोड़ करके इतने बड़े स्थान पर आकर करके जो व्यक्ति पहुंचा होगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।